यह उपन्यास का चौथा भाग है और इसमें देखिए जो काली है, काली स्कूल के पीछे छोटे से मैदान में खड़ा चौधरी की हवेली की ओर देखने लगा। उसे ये महसूस हुआ कि स्कूल का मैदान जिसमें बच्चे आधी छुट्टी के समय खेलते हैं पहले से काफी छोटा हो गया है और हवेली की दीवार स्कूल के बहुत नजदीक पहुंच गई है। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ काली हवेली के फाटक के सामने आ गया। फाटक पर लगी हुई जिस्ती चादरों का रंग काला पड़ गया था। ये फाटक चौधरी हरनाम सिंह के ताऊ जो थे, बाशव सिंह, उन्होंने उन दिनों बनवाया था जब उसे जेलदारी मिली थी। हवेली के अंदर दीवान खाना भी जेलदारी के दिनों में ही बनाया गया था। काली ने फाटक को धीरे से खोल अंदर झांका और फिर आगे बढ़कर बंद कर दिया। फाटक के खुलने और बंद होने पर चराचर की आवाज आई तो एक कुत्ता जोर से भौंका। साथ ही दलान से टैगर टैगर की आवाज आई, लेकिन कुत्ता भौंकता हुआ काली की ओर दौड़ आया। काली पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर उसे डराने लगा। दलान से दासू दौड़ा। उसे उसने कुत्ते को पेट से पकड़ काली को दीवान खाने की ओर जाने का संकेत दिया। काली दीवान खाने की ओर जाता हुआ हवेली में चारों ओर देखने लगा। बाईं ओर दालान में 3 भैंसें और एक घोड़ी बांधी थी। उसके साथ ही एक और दालान में बैलों के लिए लंबी पक्की खोर बनी हुई थी। उस दालान में दूसरी ओर 2 पहियों वाली बैलगाड़ी पड़ी थी और बाहर गड्ढा खड़ा था, यानी गड्ढा खड़ा हुआ था। और दोनों दालानों के सिरों पर एक एक कोठरी थी। दूसरी कोठरी से दीवान खाने तक एक छोटी सी दीवार थी जिसके पीछे चौधरी का 2 मंजिला रिहायशी मकान था। यानी वो जाते हुए चारों तरफ देख रहा है कि इस रिहायशी मकान को कैसे बनाया गया, कहाँ से क्या चीजें मिला है। अब ऐसे करते करते काली जो है 3 सीढ़ियां चढ़कर दीवान खाने के चबूतरे पर जब आ गया, फिर बरामदे में रुक बारी बारी तीनों दरवाजे को देखने लगा। तो इस असमंजस में था कौन सी चीख उठाकर जाए कि एक चीख के पीछे से चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा आता है। वो कहता हरदेव बाहर निकला। उसका भतीजा हरनाम का होता हरदेव, वो बाहर निकलता इतने काली ने उसे एकदम पहचान लिया और बंदगी करते हुए मुस्कुरा कर बोला, चौधरी हरदेव, पहचाना नहीं? हरदेव तो कुछ क्षणों के लिए चकित उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर उसके दिमाग में 6 साल पहले का कमजोर लेकिन मजबूत हड्डी का बालक उभर आया। वो काली की ओर हैरत और प्रशंसा से देखते हुए प्रसन्नचित हो बोला, सुना काली, कब वापस आया तू? फिर उसके तगड़े शरीर को देख अपने बाजुओं की मछली और पट्टों को दोनों हाथों से दबाते हुए कहने लगा, तूने जिस्म अच्छा कमाया है। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। हरदेव अपने सारे शरीर को झटकता हुआ बोला, सवेरे आकर मेरी मालिश कर दिया करो। इस गांव में एक भी ऐसा चमार या कमीन नहीं है जो अच्छी तरह मालिश भी कर सके। मंगू से कभी कभी मालिश कराता हूँ लेकिन उसके हाथों में जान ही नहीं है। काली उत्तर में मुस्कुराते हुए बोला, बड़े चौधरी साहब कहाँ हैं? हरदेव ने एक चिक की ओर इशारा किया और उसे आने की ताकीद करता हुआ बाहर निकल गया। काली चिक उठाकर चला गया और दरवाजे के पास ही रुक गया। चौधरी हरनाम सिंह सूती चारपाई पर लेटा हुआ था। मंगू दरवाजे से जरा हटकर छत से लटक रहे झालरदार पंखे को धीरे धीरे खींच रहा था। काली की आहट बाद चौधरी ने आंखें खोली, उसे बैठने के लिए इशारा किया और करवट बदल ली। वहां बैठने के लिए कुछ था नहीं। काली ने जमीन पर बैठने के बजाय खड़ा रहना ही मुनासिब समझा। वो मंगू की ओर देखने लगा जो नंगी जमीन पर पांव पसारे बैठा पंखे की रस्सी खींच रहा था। जब चौधरी ने 2-4 बार करवट ली तो मंगू पंखा छोड़कर रिहायशी मकान की ओर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा हो आवाजें देने लगा, ओ नत्थू, चौधरी जी के लिए बादामों की ठंडाई ले आओ। वो इधर उधर घूमता हुआ यूं आवाजें दे रहा था जैसे इस घर के इंतजाम में उसे खास दखल हासिल हो। जब उसे कुछ न सूझता तो दीवान खाने के चबूतरे पर खड़ा हो कुत्तों के नाम पुकारने लगता। थोड़ी देर के बाद चौधरी हरनाम सिंह उठ बैठा, सिर पर साफा रखा और पांव लटका कर बैठ गया। काली को खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। कोई और चमार होता तो उसे वह तुरंत ही 2-4 गालियां सुना देता, लेकिन काली का दिलडौर और वेशभूषा देख वो चुप रहा। बादामों की ठंडाई पीकर वह काली से खुश्क लहजे में बोला, तुझ पर क्या कोई नई जवानी आई है जो राह जाते लोगों से लड़ाई मोल लेता है? याद रख कि ऐसी अंधी जवानी जल्दी ही किसी खूह कंदूक में जा गिरती है। काली चौधरी की बात जो है उसको पूरी तरह समझ ही नहीं पाता और धीमे स्वर में बोलता है, चौधरी जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने तो किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। आज तूने मंगू को मारा, अगर उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? चौधरी जी, पहल मैंने नहीं की थी। मैं जप्पड़ में मिट्टी कोड़ रहा था तो इसने पहले मुझे गालियां दी, फिर गधों पर लदे हुए मिट्टी के बोरे नीचे गिरा दिए। बाद में जब उसने मुझे पर हाथ उठाया तो मैंने भी जवाब दे दिया। तूने जरूर कुछ कहा होगा जो उसने हाथ उठाया। तेरा झगड़ा मंगू से था, लेकिन तूने कुदाल घोड़ी को मारी। अगर उसकी टांग पर लग जाती तो मेरा 1000 रुपए का जानवर नकारा हो जाता। वो डर कर ऐसे भागी कि उसे 2 आदमी नंगल से पकड़ लाए हों। मैंने तो घोड़ी देखी तक नहीं, कुदाल कैसे मारता? चौधरी जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो मंगू कह रहा है ये तो झूठ बोल रहा है। आप मंगू को मेरे सामने बुलाकर पूछ ले। काली उत्तेजना में चौधरी की चारपाई की ओर एकदम बढ़ गया। चौधरी सराहने से टेक लगाता हुआ बोला, गांव में रहना है तो भलमानसी से रहो। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना चाहते हो?
चौधरी जी, मैं किसी की थाली में नहीं खाता, इसलिए छेद करने का सवाल ही नहीं उठता। काली ने बहुत गंभीर स्वर में उसको उत्तर दिया। अब काली का जैसे ही ये उत्तर हरनाम ने सुना ना, तो उसको एकदम झटका सा लगा। उत्तर से चौधरी चकरा गया। आज तक उसके सामने कोई भी कमीने या चमार ने इस ढंग से बात नहीं की। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपने आप पर काबू पाता हुआ बोला, देखो, आपस में प्रेम और प्यार से रहो। तुम्हें कौन सी जायदाद साझी है जो तुम लड़ते हो? काली कुछ देर के लिए खामोश खड़ा रहा और फिर नम्रता से बोला, चौधरी जी, आप कहें तो झप्पड़ से मिट्टी खोद लूं। झप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे उतनी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पर साल ऊंचे मोहल्ले के पूर्ण सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू सा की भैंस उसमें ऐसे फंसी कि उसे बल्लियां देकर निकालना पड़ा। चौधरी ने काली की ओर देखते हुए कहा। कुछ क्षणों के बाद काली हाथ मलता हुआ बोला, अब जाऊं चौधरी जी? चौधरी ने सिर हिलाकर जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरी बात याद रखना, दंगा फिसाद करोगे तो नुकसान उठाओगे। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और बंदगी करके कमरे से बाहर निकल आया। मंगू दीवान खाने के चबूतरों की सीढ़ियों पर बैठा था। काली को देख वह नजरें बचाकर बरामदे की ओर चला। चौधरी ने मंगू को आवाज दी तो वह जल्दी से कमरे में घुस गया। फिर चौधरी की कड़कदार आवाज गूंजी, कुत्ते की औलाद, तूने घोड़ी को खुला क्यों छोड़ दिया था? कोई ले जाता तो क्या तेरा बाप इतना रुपए भरता? कुत्ता चमार हर बात निराली करता है। चौधरी को गरजते सुन काली एक क्षण के लिए रुक गया। उसे चमार शब्द बहुत उससे चिढ़न हुआ। उसने फाटक की ओर बढ़ते हुए निर्णय किया कि वह चौधरी हरदेव की मालिश करने के लिए कभी नहीं आएगा। काली हवेली से सीधा छप्पड़ की ओर चला गया। वह जीतू मिट्टी वहां पे जो है जीतू जो है मिट्टी खोद रहा था। उसे देखते ही जीतू ने कुदाल छोड़ दी और काली की ओर बढ़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्यों बुलाया था चौधरी ने? तो उसने कहा, वही मंगू वाली बात थी। काली ने बयानजी से उत्तर कहा, क्या किया उसने? कोई बात, मतलब उसने कहा कि कोई खास बात नहीं थी। फिर उसने कहा कि और क्या उसे राजा साहब कह के हम पुकारते, यानी मंगू ने कहा कि उस वक्त कुत्ता चमार जरूर कहता होगा। तो उसने कहा कि उसे क्या राजा साहब कहकर मैं पुकारता? चमार वह जन्म से है और कुत्ता अपने कर्म से बन गया है। जीतू ने हंसते हुए कहा। जीतू हवेली में हुई बातचीत का विस्तार पूछकर काली से बोला, अच्छा बाबूजी, ये बात तूने मंगू को कहाँ पटका था? क्यों, मैं उस जगह पेशाब करूंगा? ऐसी बात मत कहो, आखिर वह भी हमारी तरह कुत्ता चमार है। काली ने कृत्रिम गंभीरता से कहा। काली ने अपनी कमीज और चप्पल उतार एक ओर रख दी और कुदाल उठा मिट्टी खोदने लगा। जीतू एक ओर खड़ा हो उसे बोला, मोहल्ले में निक्कू और प्रीतू मशहूर कर दिया है कि तूने मंगू की बाह तोड़ दी है और अब तुझे पकड़ने के लिए पुलिस गांव आ रही है। जब मैं इधर आ रहा था तो जस्सो बेरी के नीचे खड़ी तेरी स्यापा कर रही थी। प्रीतो भी साथ में अपनी आवाज मिला रही थी। काली ने कुदाल रोक दी और चिंतित स्वर में पूछा, और चाची? चाची लड़ कम और रो ज्यादा रही थी। उसे प्रीतो ने विश्वास दिला दिया था कि तुम्हें थाना पकड़ने आ रहा है। काली कुछ क्षण सोच में डूबा रहा, फिर जीतू से बोला, तू घर जाकर चाची को समझा दे कि मुझे थाना पकड़ने नहीं आ रहा है, और जस्सो जस्सो से कह देना कि मंगू की बाह नहीं टूटी है। यकीन नहीं तो जाकर देख ले, वह चौधरी के कुत्ते की दोनों हाथों का मालिश कर रहा है। जब काली और दीनू छप्पड़ से निकले तो सूर्य अस्त हो रहा था। वह घर पहुंचे तो मिट्टी के ढेर के पीछे दीपक का मन सा प्रकाश फैला हुआ था। काली ने गधों की पीठ से मिट्टी के बारे बोरे जो थे नीचे फेंके तो दीपक की बत्ती एकदम बहुत ऊंची हो गई। काली ने देखा कि दो आंखें उस पर जमी हुई थी। वे आंखें उसने पहले भी देखी थी, लेकिन इस समय वे बहुत ही अजीब सी जान पड़ रही थी, बड़ी बड़ी और धुली हुई सी प्रतीत। चाची जो थी उसने काली के सिर पर बारना किया और माथा चूम रुती हुई आवाज में बोली, काका मेरे तो प्राण निकल गए थे। प्रीतु ने सारे मोहल्ले में ये बात घुमा दी कि तूने मंगू की बाह तोड़ दी और थाना तुम्हें पकड़ने आ रहा है। तो उसने कहा कि ना मंगू की बाह टूटी और ना ही थाना मुझे पकड़ने आ रहा है। काली ने विश्वास भरे स्वर में ये कहा। ज्ञानों ने बहुत जोर से जो है सांस छोड़ी, जिसे बहुत देर से वह उसकी छाती में अटकी हुई थी, और फिर तेजी से गली में दौड़ गई। काली चाची की सब बातों को अनसुना करता हुआ मिट्टी के बिखरे हुए ढेले समेटने लगा। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि मंगू के साथ उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बाद काली ने बुनियाद खोदने का विचार किया। उसके मकान के दाईं ओर, देखिए इसके मकान के जो दाईं ओर है, मकान के दाईं ओर जो है बंतू का मकान था और बाईं ओर किसका था? निक्कू का। तो यहाँ पे ये मकान के, यानी अगर ये काली का है तो काली के दाईं ओर किसका था? और बंतू का मकान था, और जो बाईं ओर था वो निक्कू था। अब काली ने जीतू की सहायता से जो है बुनियादों के निशान लगा दिए। सबसे पहले उसने बंतू और उसके पिता, जो बंतू थे, बंतू और उसके पिता थे चानन राम और माता थी ठाकुरी, उनको बुलाकर उसकी ओर बुनियाद के निशाना दिखाया और कहने लगा, आप अपनी तसल्ली कर लें कि कहीं मैंने आपकी जगह तो नहीं घेर ली है। उन्होंने काली के बात का बहुत बुरा माना और चानन राम अपना रोष प्रकट करते हुए बोला, तुम कौन सी मुरब्बों की तकसीम कर रहे हो?
जो ऐसी बात कहते हो? हमें तो खुशी है कि तुम्हारी पक्की दीवार के सहारे हमारी कच्ची दीवार भी खड़ी रहेगी। काली ने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, चाचा कई लोग ऐतराज कर देते हैं, कभी कभी तो इसी बात पर झगड़ा फिसाद हो जाता है, इसे तो अच्छा नहीं लगता ना। उनके जाने के बाद काली निक्कू के घर आया और उसे बुनियाद का निशान देखने के लिए कहा। निक्कू तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रीतो काली से तीखे स्वर में बोली, काली तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे हम तेरे शरीक हैं। निक्कू भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर घूरने लगा। काली हंसी मजाक में निक्कू के घर से बाहर निकल आया और बुनियाद के निशान दिखाता हुआ बोला, चाचा देख लो, तसल्ली कर लो, निशान ठीक है ना, कोई एतराज तो नहीं है। निक्कू ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी और वापस घर चला गया। उसके पीछे पीछे मंगू भी गली में आ रहा था। वह निक्कू के साथ ही उसके घर में घुस गया। यह देख काली ने सोचा कि सबसे पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद ले। उसने जीतू की सहायता से काम शुरू किया। अभी वह कच्चे निशानों का पक्का ही कर रहा था, तब तक निक्कू सिर पर चादर लपेटे और हाथ में पतली सी लाठी पकड़े काली के सामने आ खड़ा हुआ और रौब से ललकारा, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, ये मेरी जगह है। काली चकित से उसकी ओर देखता हुआ बोला, चाचा जब मैंने तुम्हें निशान दिखाए थे तो तू चुप रहा था, अब मैंने बुनियाद खोदनी शुरू कर दी तो सिर पर चादर बांधे झगड़ा करने आ गया। निक्कू निशान लगी जमीन पर पाँव रखता हुआ कहने लगा, ये जगह मेरी है, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। चाचा इस तरह शोर मचाने का क्या फायदा, धीरे से बात कर, काली ने कुदाल फेंकते हुए कहा। तो उसने कहा, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। मंगू ने जमीन पर जोर से पाँव पटकते हुए कहा। शोर सुनकर कई स्त्रियां अपने घरों से बाहर निकल आई, कुछ काली के घर के सामने भी इकट्ठी हो गई। हजूम के बढ़ने के साथ साथ काली की परेशानी भी बढ़ने लगी। निक्कू ने जब देखा कि गली में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो लोगों की सहानुभूति पाने के लिए रुधी हुई आवाज में बोला, काली के पास पैसा है और वह तगड़ा और जवान है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि गरीब और कमजोर पड़ोसी को हक मार ले। मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन इसे अपनी जगह में बुनियाद नहीं खोजने दूंगा। काली भी गली में खड़ी स्त्रियों को संबोधित करते हुए बोला, मैंने कच्चे निशान लगाने के बाद इसके सामने हाथ जोड़कर कहा था, आकर निशान देख लो। ये तो चुप रहा, लेकिन चाची प्रीतो मुझे डांटने लगी कि मैं उन पर बेएतबारी कर रहा हूँ। फिर भी मैंने इसे यहाँ लाकर निशान दिखा दिया और इसने कोई एतराज ही नहीं तक किया, अभी लाठी लेके धमका है। निक्कू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए काली ने कहा, चाचा मेरी बात तो सुनो। निक्कू झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए उच्च स्वर में बोला, जोरावर का 7-20 का 100, एक तो मेरी जमीन खा रहा, ऊपर से मुझे मारने पर भी उतारू हो गया। निक्कू अपने घुटनों को इस तरह से हिलाने लगा जैसे उस पर सख्त चोट लगी हो। प्रीतो अब तक चुप खड़ी थी, लेकिन निक्कू को घुटना सहलाता देख वो बहुत ही तीखे स्वर में बोली, मोए काली को नई जवानी आई है, हर एक को ये मारता फिरता है। फिर वो बाजू लहराती हुई बोली, मोए को प्लेग निकले, काला ताप चढ़े, दर दर का भिखारी बने। चाची ने प्रीतो की गालियां सुनी तो भड़क उठी, प्लेग निकले तुझे, तेरे घर वालों को और तेरे बच्चों को, फौज को, जो सारा दिन घर घर के दर्द सूंघता रहता है। ज्ञानो चाची के पास खड़ी थी, वो उसे चुप करा प्रीतो के पास चली गई और उसके मुंह के आगे हाथ रखती हुई बोली, चाची मर्दों का झगड़ा है, तू बीच में क्यों दखल देती है। अब वो उसको रान ऐसे कहती है कि मुझे समझाने वाली तू कौन है, आई है उसके साथ बड़ा हमदर्दी करने, शर्म होती तो भाई की मार को इतनी जल्दी भूलती नहीं। प्रीतो ने ज्ञानू का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। ज्ञानू शर्मिंदा से पीछे हट गई। जब अधिक बोलने से प्रीतो और चाची का पसीना छूटने लगा, तो काली चाची का कंधा धीरे से दबाता हुआ बोला, चाची क्यों बोल रही हो, झगड़ा तो यूं ही शुरू कर दिया गया जैसे यहाँ खून हो गया हो। खून कर दो, तुम्हारे सिर पर तो खून सवार है ही, पल्ले 4 पैसे क्या हो गए कि हरे के पीछे लट लेकर घूम रहे हो। अब प्रीतो का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। काली के कहने पर चाची चुप हो गई, लेकिन प्रीतो वो तो गालियां देते ही जा रही है, बुदबुदा रही है और बुदबुदाते हुए उल्टे पाँव वापस आ गई और काली क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन बहुत सी स्त्रियों को उपस्थित देख वो चुप रहा। चाची से चुप नहीं रहा गया और प्रीतो की ओर बढ़ती हुई बोली, पहले तू अपने खाट के नीचे तो झाँक कर देख, लुच्ची, है ना, कि तेरी खानदान ही ऐसी है। सोच सुनते ही ताई निहाली भी वहाँ आ गई और जीतू को काली के पास खड़ा देकर वो डर गई। वो घबराई सी जीतू के पास गई और उसका बाजू पकड़कर बोली, काका चले हाँ, तू खामखा क्यों झगड़े में पड़ता है। तो उसने कहा, माँ यहाँ डांग नहीं चल रही है, जा घर जाकर बैठ। जीतू ने ताई निहाली को पीछे धकेलते हुए कहा, काका सांडों की लड़ाई में तू खामखा मारा जाएगा, मुझसे थाना कचहरी नहीं होता। जीतू ने ताई निहाली की ओर घूर कर देखा और बहुत तीखे स्वर में कहा, मेरे पीछे पीछे सारा दिन ऐसे घूमती रहती है जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। जीतू ने ताई निहाली को झिड़क दिया तो रुधी हुई आवाज में बोली, ये तो मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ताई निहाली निराश हो चाची प्रतापी के पास आ गई और गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्रतापी जीतू को तो ही समझा। प्रीतो ने निहाली और प्रतापी को इकट्ठे देखा तो जीतू को भी गालियां देती हुई बोली, किरान का पुत्र सौदागर का घोड़ा कभी सीधी राह पर नहीं चलता, तो क्या तू पहली बार मूल गया जो इस तरह फिरा करने लगा है मुस्टंडा। तेरी शराफत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जीतू ने बहुत ही क्रोध स्वर में उसको कहा। अब कहा कि औरतों की लड़ाई में तू क्यों बोलता है,
काली ने जो है जीतू को डाँट दिया। जीतू कुदाल उठा निक्कू की ओर बढ़ता हुआ बोला, इस तरह काम होने से रहा। ये तो जीतू का यार है। निक्कू ने भी जीतू को ललकारा, हिम्मत है तो आगे आ, तेरे टुकड़े कर दूँगा। यानी अब देखिए उसी चीज़ को लेके ये लोग आपस में ही विवाद करने लगे। और फिर जब जीतू ने मोटी-सी उसने गाली भी दी, तो जीतू का ये रंग देख प्रीतो और भी ज़्यादा भड़क गई। प्रीतो की गालियाँ सुन ताई निहाली वो भी जवाब में गालियाँ देने लगी। चाची प्रतापी भी निहाली के साथ मिल गई। प्रीतो के साथ उसकी युवा पुत्री लक्षो आ मिली। अब कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि कौन किसको बोल रहा है और सब एक ही साथ उसी में बोले जा रहे थे। उसी में ज्ञानो भी भड़क उठी और उसने भी क्रुद्ध स्वर में कहा, चाची ज़बान सँभाल कर बात कर। प्रीतो की ओर लपकती हुई चाची प्रतापी बोली, दुनिया में लोक लाज भी कोई चीज़ होती है, तुम्हें वो नहीं है? कंवारी लड़की पर लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, कंजरी तो है जो इस तरह तेरी तरफदारी कर रही है, क्या लगती है तेरी? अब लोग इस पे ये विरोध करने लगे कि ये तुम्हारी क्या लगती है, जो ज्ञानो तुम्हारी तरफ से बोल रही है। तो प्रीतो कहती, तुम्हें सारी दुनिया अपनी जैसी नज़र आती, तूने तो हरजाई कुत्तों को भी नहीं छोड़ा है। तू बाहर निकलती है तो 10 मर्द तेरे पीछे होते, तेरी लड़की निकलती है तो 20 उसके पीछे होते। अगर तू सच्ची बातें सुनना चाहती तो आज सुन ही ले। अब प्रीतो जो है वो चाची का मुँह चढ़ाती हुई बोली, तू अपनी करतूतें बहुत जल्दी भूल गई। आज वे चौधरी तुम्हें खटकने गए जिनके घर में सारा-सारा दिन तुम पड़ी रहती थी। तू तो बाजीगरों के कोठों में भी पहुँची है। कह प्रीतो ने चाची को 10-20 गालियाँ और सुना दी। अब वो देखिए अब इसके बारे में कहती है कि तू नत्थ सिंह की जोरू, तुझे महलों खड़ग सिंह के लिए रखेल, तू बाबा के लाला चमन लाल की लुगाई, तूने अपने गांव के तो क्या आसपास के गांव के बूढ़े तक नहीं छोड़ा। तुम्हें तो अब भी शर्म नहीं आती। 10 बच्चों की माँ बन गई लेकिन तेरा तेल सुरमा और कंघी पट्टी अभी भी छोकरियों जैसी है। चाची बाजू लहरा लहरा कर बोल रही थी और उसके मुंह से झाग बहने लगी थी। प्रीति भी लड़ाई में अपने आप को भूल गई थी। उसका दुपट्टा सिरे से खिसक कर पाँव में आ पड़ा था। कमीज के बटन खुल गए थे। उसके छोटे बच्चे सहमे हुए उसकी टांगों से चिपट गए। वे एक दूसरे को अनाप शनाप बक रही थी। गांव का कोई जाट ऐसा नहीं था जिसका इस लड़ाई में जिक्र ना आया हो। काली और जीतू अपनी वल्दियत के बारे में नए नए ब्यौरे सुन शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। निक्कू भी गर्दन झुकाए जमीन पर बैठ गया था। काली ने जब देखा कि बात औरतों की जात से उठकर बच्चों और बड़ों तक आ पहुंची तो वह चाची के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाची बस कर, क्या लोगों की तमाशा दिखा रही है। चाची चुप होने के बजाय और भी ज्यादा जोर से बोलने लगी। उसका सांस फूल रहा था। उसने काली को एक ओर हटाते हुए, काका परे हट तू, रोज रोज का क्लेश अच्छा नहीं है, आज इस रान से फैसला करके ही रहूंगी। अब काली ने चाची का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह आग की तरह दहक रही थी। वह उसे पकड़कर पीछे ले आया और अपने घर से दूर चौगाने की ओर ले गया। चाची मुड़ मुड़कर प्रीतो को बराबर गालियां दे रही थी। कई स्त्रियां चाची के पीछे चली गई। प्रीतो कुछ देर तक तो पूरे जोश से बोलती रही लेकिन मुकाबले में किसी को ना पाकर उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। काली चाची को चौगान में छोड़कर सीधा प्रीतो के पास, काली जो थी वो चाची को छोड़कर सीधे प्रीतो के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाकर बैठ जाता हूँ, तो मेरे सिर पे 100 जूते मार और एक गिन, सारे गांव की राख मेरे सिर में डाल दे, लेकिन ये तमाशा बंद कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, मेरे प्राण भी ले लो, मैं उफ नहीं करूँगा। काली प्रीतो के पाँव की ओर झुका तो पीछे हट गई। ये क्या कर रहे हो? काली की बातों ने उसके अंदर ममता की भावना जगा दी थी। चाची छाँव में आ जा, धूप में खड़ी होकर कैसा बुरा हाल कर लिया है। काली ने दुपट्टा उठा उसे साफ किया और प्रीतो के हाथ में थमा दिया। जीतू को काली पर क्रोध आने लगा और मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, इस चुड़ैल के पाँव पड़ रहा है, उदाल उठा इसे सिर पर नहीं मारता। उसने दृढ़ता से मुंह दूसरी ओर कर लिया। प्रीतो ने निक्को की ओर देखा जो सिर लटकाए हुए खड़ा था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर गया। आंसुओं से उनकी गालों पर लकीरें सी बन गई थी। काली ने आवाज देकर सबको अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, रो रो कर बेचारों की चिड़ियों जैसे पतले पतले मुंह हो आए हैं। बच्चे मासूमियत से काली की ओर देखने लगे। बच्चों का यह हुलिया देख प्रीतो का भी दिल पसीज गया और उसने सबको अपनी टांगों से चिपका लिया। निको के पास जा काली उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाचा अपनी जिद छोड़ दे, मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही करूँगा, जहाँ कहोगे वहीं बुनियाद डालूंगा और अगर कहोगे तो मकान बनाना ही बंद कर दूंगा। लोगों को बहुत तमाशा दिखा चुके, अब उठो यहाँ से। काली के ये सब निक्कू पर ठंडे पानी की धार की तरह पड़े। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला और काली ने दीवार की छांव में खाट बिछा दी और निक्कू को उस पर बिठा दिया। एक बच्चे से पंखा मंगवा, उसने हवा करने लगा।
प्रीतो थी उसके पास आ गई, बच्चे भी खाट के चारों ओर जमा हो गए। काली ने सबको घड़े का ठंडा पानी पिलाया। काली ने जब देखा कि निको और प्रीतो शांत हो गए तो दोनों को पंखे से हवा करता हुआ बोला, चाचा अब बता तुम्हें इतराज किस बात पर है? अगर तू चाहे तो मैं एक हाथ अपनी जगह तेरी दीवार की ओर छोड़ देता हूँ, लेकिन ये सोच लो कि बरसात में दोनों दीवारें पानी भरने से बूंदी हो जाएंगी और गिर जाने पर दोनों का नुकसान होगा। निको ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रीतो से बोला, चाची तू ही बता दे। चाचे को शायद कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं क्या बताऊँ, मर्दों की बात से मैं सलाह देने वाली होती ही कौन हूँ? प्रीतु ने ऐंठते हुए उत्तर दिया। काली ने निक्कू को समझाते हुए फिर कहा, चाचा कच्ची दीवार बहुत मोटी होती है, पक्की दीवार तो उतनी मोटी बनेगी नहीं। तुम उठ कर देख लो, मैंने तुम्हारी दीवार से मिट्टी का एक छिलका तक भी उतरने नहीं दिया। निक्कू फिर भी चुप रहा तो काली प्रीतु की ओर मुड़ गया। चाची तू ही बाजी में पूछ कर बता दे, मेरे साथ बात करना शायद उसे पसंद नहीं है। प्रीतु निक्कू को डांटती हुई बोली, अब बोलता क्यों नहीं? क्या जबान खा गए? मतलब कि उसको कहती कि जबान गोता खा गया। निक्कू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी ओर फड़फड़ाया और उसने हारी हुई आवाज में कहा, मुझे पहले ऐसा लगा था कि तूने मेरी आधी दीवार काट दी है। एक बार फिर अच्छी तरह देखभाल कर अपनी तसल्ली कर लो, काली ने आग्रह किया। निक्कू चुप बैठा रहा तो काली प्रसन्नचित ही बोला, खामखा इतना समय बर्बाद कर दिया। न कोई बात थी और न ही उसका कुछ सिर पैर। काली ने मुस्कुराते हुए प्रीतो से कहा, चाची भला तूने मुझे इतनी गालियां क्यों दी? क्या तू सचमुच दिल से मेरा बुरा चाहती है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? तू तो मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। प्रीतु ने स्निग्ध स्वर में कहा, तो फिर मुझे इतनी गालियां क्यों दी? तू अपने चाचे के साथ झगड़ हो रहा था। औरतों को अपने मर्द का तो दर्द होता ही है। मैं भी बोल पड़ी, मैंने चाचे से कब झगड़ा किया? पूछ लो उससे। मैंने तो उसको ऊंचा बोला तक नहीं। ये तो पिछलग्गू है, किसी ने पढ़ा लिखा दिया होगा। सिर पर चादर बांध लाठी लेके यहाँ पे आदम का। कुछ समय के बाद काली ने पूछा, चाची अगर कहो तो काम शुरू कर दूं? प्रीतो निक्को की ओर देखने लगी। जब वो चुप रहा तो तीखे स्वर में बोली, तू भी मुंह से कुछ बोल। फिर उसने काली से कहा, ये तो गूंगा हो गया है। प्रीतो ने एक बार निको से सख्ती से पूछा तो कमजोर आवाज में बोला, मैं कब रोकता हूँ? तेरी जगह है, तू जैसे मन करे वैसे कर। थोड़ी देर के बाद निको और प्रीतो अपने घर चले गए। काली और जीतू ने कुदालें उठा ली। जीतू अपनी कुदाल को मजबूती से थामता हुआ बोला, पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पल में शेर और पल में मासा हो जाता है। काली ने जीतू की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा, तू ठीक कहता है, पता नहीं फिर कब लाठी उठा के आदम के। काली और जीतू दोनों सिरों से एक दूसरे के साथ शर्त लगाकर बुनियाद खोदने में व्यस्त हो गए और प्रीतों के बच्चे मिट्टी की ढेले उठा एक और ढेर ढकने लगे। अब यहाँ पे देखिए, निक्को और काली में सुलह सफाई की खबर सुनते ही मंगू जो है वो आग बबूला हो गया, क्योंकि आया और भड़काने वाला कौन था? यही था। वो आग बबूला हो गया। वो लाठी उठा, जूता घसीटते हुए निक्कू के घर आ पहुंचा और निक्कू सो रहा था। अब क्या हुआ कि मंगू ने उसकी टांग जो है आके हिला दी और कुछ क्षणों तक मंगू की ओर वो देखता रहा। फिर उधर ही आवाज में बोला, मंगू बाजी चौपट हो गई, तेरे कहने पे मैं गया तो था लेकिन सब बेकार हो गया। तो उसने कहा, कुत्ते की औलाद, तू उम्र भर भूखा ही रहेगा, तेरे जैसे आदमी को तो पानी भी नहीं नसीब होगा। उसने कहा, मैंने क्या नहीं किया? जिस जगह काली ने निशान लगाए थे वहां धरना देकर बैठ गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो फिर इसने चढ़ाया, यानी मंगू फिर उसको चढ़ा रहा है निक्कू को, कि उसने तुम्हारे साथ तो धोखा किया। और फिर कहा, तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, तुम्हारी जगह मैं होता तो 5-10 रुपए जरूर हथिया ले लिया। निक्कू की ओर घृणा भरी नजरों से देखता हुआ मंगू बोला। रुपए का जिक्र सुनते ही प्रीतो चौंक गई। उसने सोचा कि काली का ट्रंक रुपए से भरा हुआ है, इसलिए प्रतापी दिन में 50 बार उसका ताला टटोलती है। वो मंगू के पास आ खड़ी हुई और निक्कू के मुंह पे हाथ देती हुई बोली, इस मोई की उम्र बीत गई लेकिन कोई भी काम करना नहीं आया। लोग बिगड़े काम से भी जो है बिगड़े खेल से भी काम बना लेते हैं, लेकिन ये बना बनाया खेल चौपट कर दिया। मेरी तो ऐसी किस्मत फूटी है कि रणापे भी नहीं मिलता। ये मर जाए तो घर में एक नफर तो कम से कम हो। फिर वो मंगू की ओर मुड़ती हुई तीखी स्वर में बोली, तू भी तो इसे सलाह देकर आप चौधरी की हवेली चला गया। मंगू ने प्रीति को घूर कर देखा तो वो फिर निक्कू पर बरसने लगी। मोया उछालता बहुत, लेकिन पानी की छाक की तरह बैठ भी जल्दी जाता है। कालीन ने 2-4 मीठी बातें किया कि शांत हो गया। ये सुन निक्कू भड़क उठा और प्रीतो की 7 पुस्तकों को एक ही गाली में दे दिया। गाना तो गाली दे दिया उसको। तू उसे पुतर पुतर कह रही है, उसे छाती के साथ लगाने पर तुली हुई थी। मैं तेरी करतूतों को अच्छी तरह समझता हूँ। मंगू ने जब देखा कि वे दोनों आपस में उलझने लगे तो वह उन्हें खामोश करता हुआ बोला, टोकरी से गिरे हुए बेरों की तरह अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आधी बुनियाद खुदी है, लोग तो इमारत बन जाने पर भी झगड़ा कर देते हैं। दोपहर के बाद जब काली काम शुरू करने के लिए आए तो तुम पहले ही उस जगह पर खाट बिछाकर बैठे रहना। बाद में मैं अपने आप संभालूंगा। निको की प्रतिक्रिया जानने के लिए मंगू उसकी ओर देखने लगा। निको खामोश था। काली के साथ झगड़े का ख्याल आता तो उसका दिल दहल जाता, लेकिन जब रुपए की ओर ध्यान जाता तो उसकी कीमत बच जाती थी। अब असमंजस में है तो मंगू उसको झंझोड़ते हुए कह रहा, तू मर्द ही है ना, तू लड़ नहीं सकता?
तो यह तो सिर्फ बच्चों की पलटन तैयार करने के लिए ही मर्द है, मतलब प्रीतो कहती है। अब निकू ने घूर कर प्रीतो की फिर गुस्से में हकलाता हुआ बोला, तू कहता है तो एक बार मैं फिर से वही करता हूँ। अगर तुमने मैदान मान लिया तो रात को दारू शराब पिलाऊंगा। शराब का नाम सुन निक्कू का हौसला कुछ बुलंद हुआ और वो खाट से उठता हुआ विश्वास भरे स्वर में बोला, अगर शाम तक खुदी हुई बुनियाद भी मिट्टी से ना भर दी तो मेरे मुंह पर थूक देना। मंगू के सामने ही निक्कू सिर पर चादर लपेटने लगा तो वह खुश हो गया और बार बार खड़खड़ाता हुआ बदमस्त सांड की तरह चल पड़ा। अब फिर से वो वही चीज खाट बिछा के बैठ गया है। अब उसके नम्र शब्दों से निक्कू का दृढ़ निश्चय कमजोर पड़ने लगा, लेकिन रुपए और शराब का ख्याल आते ही फिर से उसकी हिम्मत जो है वो हो जाती है, मतलब कि फिर वो लड़ने के लिए तैयार होता। और यहाँ काली आता है बहुत ही मुस्कुराते हुए नम्र स्वर में बोलता है, चाचा धूप में क्यों बैठा है, तुम्हारी लाव खाट जो है छाँव में लगा देता हूँ। अब जीतू भी जो है काली के पास आ जाता है, उसे कंधे से झकझोरते हुए पूछता है, चाचा निक्कू क्या कह रहा है। काली ने बताया तो उसने हंसते हुए निक्कू से कहा, चाचा बेवक्त का ठट्ठा अच्छा नहीं होता, उठ काम करने दे। अब निक्कू ने जीतू को मोटी सी गाली दे दी, चला जा यहाँ से कंजर की औलाद, मेरे मुंह लग तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और काली से बोला, निक्कू चौधरी से तू आप ही बात कर ले, मुझे तो जमीन में जिंदा गाड़ देने की धमकी दे रहा है। काली ने निक्कू के पास जाकर बहुत गंभीर स्वर में कहा, चाचा क्यों समय बर्बाद कर रहा है, चल उठ यहाँ से, मैं तुम्हारी तरफ आधा जमीन छोड़ दूंगा। अब फिर वो गुस्से में कहता, तू जगह छोड़ने वाला कौन है, तेरी हैसियत ही क्या है, बात तो ऐसे करता है जैसे मरब्बों का मालिक है। निक्कू ने काली की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, चाचा इस तरह वे लोग भी झगड़ा नहीं करते जिन्हें सचमुच मरब्बे बांटने होते। अगर तुम्हें ये शक है कि मैं तुम्हारी जमीन दबा रहा हूँ तो मोहल्ले की पंचायत बुलाकर फैसला कर ले। मैं किसी पंचायत को नहीं जानता, एक तो मेरी जमीन खा रहा है, ऊपर से धौंस जमा रहा है। अब उसकी आवाज़ सुन अपने दरवाजे की ओर में खड़ी प्रीतो आ गई। अब प्रीतो आ गई तो झोली फैलाकर काली की छापा करने लगी। चौगान में बेरी के नीचे बैठी चाची प्रतापी को खबर मिली तो प्रीतो के सारे कुटुंब को फिर गालियां देनी शुरू करी। अब फिर से दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अब मर्द तकिए से दौड़कर वहां पर पहुंचते निक्कू को खाट से उठाने की कोशिश करते हुए काली बोला, चाचा तू वहां से उठ जा, मैं भी तेरे साथ फैसला करता हूँ। अब यहाँ से मेरी लाश ही उठेगी, निक्कू ने कहा। चाचा लाश उठे तेरे दुश्मनों की, काली उसे फिर उठाने की कोशिश करने लगा। अब दोनों में फिर शुरू हो गया। अब काली की इस बात पर लोगों की भीड़ में जोर का ठहाका गूंजा। यानी जो है काली जो है उसने कहा, जब देखो निक्कू झगड़े पर उतारू है। वो क्रुद्ध स्वर में बोला, जा अपने वकील को भी बुला ला ताकि मैं दोनों से एक साथ ही बात कर लूँ। इतनी देर में बाबा फत्तू भी वहाँ पे आ गए और निक्कू की खाट पर बैठते हुए बोले, निक्कू अब तू बच्चा नहीं है, कल को तेरी लड़की की शादी हो जाए, साल 2 साल में तू दोहते दोहती वाला हो जाएगा, अकल से काम ले, झगड़े फिसाद में क्या है। तो बाबू फत्तू को कहता है, निक्कू तू कौन मेरे मामले में दखल देने वाला है। तो कहता है कि बुढ़ा मरघट तक पहुंच गया लेकिन चौदह से बाज नहीं आता। निक्कू ने बाबे फत्तू को खाट से धक्का देते हुए कहा। वो गिरने लगा लेकिन पास ही खड़े बंतू ने उसे संभाल लिया। मर्द की जबान भी कोई चीज होती है, सवेरे अच्छा भला मान गया था, अब देखो फिर मुकर रहा है, ये तो जूते की यार है, बंतू ने टोकरा फेंकते हुए कहा। कई लोगों ने उसका समर्थन किया। वहां मौजूद लोगों को अपने विरुद्ध देख निक्कू घबरा गया, लेकिन प्रीतु उसे हौसला देने के लिए फिर आ गई और गोद के बच्चे के मुंह से पिस्तान छुड़ाकर बाजू लहराती हुई गाली देने लगी। अब जब बाबा फत्तू जमाने को कोसता हुआ वहां से जाने लगा तो निक्कू के पास जाकर जीतू बोला, चाचा भलमनसी से उठ, वरना मैं खाट समेत तुम्हें भी गाली में फेंक दूंगा, तुम्हें भी गली में फेंक दूंगा। निक्कू ने गाली देते हुए जीतू की ओर लाठी लहराई, लेकिन गाली ने जो काली है उसने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उसके हाथों से खींच एक और फेंक दिया। चाचा तू एक झापड़ का जो वो कहता है कि चाचा तू एक झापड़ की मान नहीं है, मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूँ तू उतना ही सिर पे चढ़ता जा रहा है। अब काली की लाल आंखें देख निक्कू ने नजरें नीचे झुका ली और मन ही मन में कांपने लगा, लेकिन मंगू की आवाज़ सुन उसे हौसला आ गया और वो छाती तान कर रौब से बोला, मैं अपनी जगह में बैठा हूँ, तुझे उठाने वाला तू कौन है। अब काली निक्कू की ओर बढ़ने लगा तो मंगू ने उसे ललकारते हुए कहा, खबरदार, जो चाचे निक्कू की ओर कदम बढ़ाया। फिर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोला, निक्कू को कमजोर जानकर हर कोई उस पर धौल जमा रहा है। मंगू की सह पाकर निक्कू भी शेर हो गया और खाट पर खड़ा हो उसने चारों ओर देते हुए ललकारा, अगर कोई इस तरफ कुदाल लेकर आया ना तो गर्दन तोड़ दूंगा। प्रीतो भी नक्कू के पास आ गई और गोद में रो रहे बच्चे को चुप कराने के लिए मुंह से पिस्तान देते हुए बोली, अगर किसी ने हमारी जगह की ओर देखा तो खून पी जाऊंगी। काली ने जब देखा कि बात हद से बढ़ती जा रही तो कुदाल फेंक कर निक्कू के पास आ गया कि चाचा तू किसी की सह पर क्यों झगड़ा कर रहा है, अपना बुरा भला भी सोच। जीतू जीतू ने भी निक्कू को यही सलाह दी तो मंगू ने उसे डांट दिया, तू कौन है बीच में बोलने वाला, बड़ा पंच बना फिरता है, माँ सारा दिन दर दर भीख मांगती है और बेटा लोगों को सम्मति दे रहा है।
तो वो कहता है, "तू कहाँ का पंच है, सारा दिन चौधरी के जूते तलवे चाटते तो रहता है।" मंगू गालियाँ देता हुआ लाठी उठा जीतू की ओर बढ़ा, लेकिन काली दोनों के बीच में आकर मंगू के सामने छाती तन कर खड़ा हो गया। "देखो, झगड़ा मेरे और चाची निक्कू के बीच में है। अगर तू दखल देगा तो बाकी लोग भी ऐसा करेंगे। हर जगह चौधर अच्छी नहीं होती। चौधर वही करता है जिससे ढंग आता है। मैं देखूँगा निक्कू की जगह।" वो कहता है कि मैं देखूँगा तुम्हें, तुम कैसे बुनियाद डालते हो। तो कहता है, मैं खोदूँगा। काली ने जो है कुदाल उठा ली। निकू ने उसको अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल दहल गया और वो खाट से उठकर एक ओर जा खड़ा हुआ। काली ने खाट को घसीट कर बुनियाद से परे हटा दिया और हाथों पर थूक उन्हें मलने लगा ताकि कुदाल के दस्ते पर पकड़ मजबूत रहे। निकू की ओर देखता हुआ मंगू ऊंचे स्वर में बोला, देख क्या रहा है, आगे बढ़कर उसे रोक दो। निकू अपनी जगह पर ही खड़ा रहा तो मंगू ने उसे काली की ओर धकेल दिया। काली ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया। मंगू ने एक बार फिर काली को धकेल दिया। यानी वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये मंगू है ना, हर जगह पे जो है बीच में पहुँच के लोगों का उत्साहवर्धन करता था। अब जो है जो है उसने क्या किया, मतलब कि उसने मंगू ने एक बार फिर जो है काली की ओर धक्का दिया तो निको अपने आप को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए जो पक्की ईंट थी उनके ढेरों से जा टकराया। उसने जोर से चीख मारी, हाय मैं मर गया। लोगों ने आगे बढ़कर निको को उठाया तो उसके माथे से खून बह रहा था। उसको जख्मी देख सब सहम गया और धीरे धीरे खिसकने का यत्न करने लगे। प्रीतो अपनी छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। माँ को रोता देख बच्चे भी बिलखने लगे। काली ने कुदाल फेंक दी और निको को वहां से उठा खाट पर लेटा दिया। वह निढाल था और उसके चेहरे पर पीलाहट छाई थी। मंगू अपनी लाठी पटकता हुआ बोला, अब यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा कर ही दम लूंगा। काली ने सरसों के तेल में हल्दी मिलाई और निक्कू के माथे पर लेप करके ऊपर पट्टी बांध दी। उसके मुंह में पानी डाला। वो इर्द गिर्द मर्द, औरतों और बच्चों को पीछे हटाता हुआ निक्कू को पंखा करने लगा। उसके सिरहाने बैठी प्रीतो कभी छाती पीटने लगी और कभी माथा। जब किसी ने कहा कि मंगू थाना बुलाने गया तो चाची का दिल घटने लगता और वह बेहोश हो जाती। ज्ञानू ने मुंह में पानी डाल और नाक बंद करके उसकी गसी तोड़ी। चाची ने आंखें खोल दी और दहाड़ मारती हुई बोली, हाय मेरी काली को थाना पकड़ कर ले जाएगा। वो फिर बेहोश हो गई। उसका रंग हल्का सा पीला भी पड़ गया और होठ ऐसे बंद हो गए जैसे वो आपस में ही जुड़ गए हो। निकू की कराहे, प्रीतों का विलाप, चाची की बेहोशी और काली की घबराहट देख ज्ञानू की आंखों में आंसू आ गए और उसके आंखों से मंगू के लिए बदुआ निकली। काली कभी चाची को हौसला देना और कभी निक्कू का हाल पूछता। चौधरी हरनाम सिंह की हवेली को जाते हुए मंगू ने छज्जू शाह को भी खबर कर दी। उसने रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को बताया कि काली ने निक्कू को मार दिया, उसका खून कर दिया। जिसने भी यह सुना वो सब अपना काम धाम छोड़कर चमादुड़ी की ओर आ गए। थोड़े ही समय के बाद मंगू वापस आ गया और उपस्थित लोगों को ललकारता हुआ बोला, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, पंचायत ही आने वाली है। मंगू बड़ों को गालियाँ देता है और बच्चों को डांटता हुआ पीछे हटने लगा। वो काली का नाम लिए बिना उसे बहुत ऊंची आवाज में धमकियाँ दे रहा था, लेकिन काली इनको अनसुना करता हुआ निक्कू को मतलब पंखे से हवा कर रहा था। मंगू ने जब चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू साह को गली में आते देखा तो जोर जोर से बोलने लगा, चुप हो जाओ, चौधरी जी आ रहे हैं। चौधरी हरनाम और छज्जू साह के पहुंचने पर काली पंखा छोड़ एक तरफ हट गया। चौधरी हरनाम ने निक्कू के माथे पर पट्टे और उसके ऊपर तेल मिले खून का धब्बा देख काली की ओर यूं नजर उठाई जैसे उसे भस्म कर देना चाहता हो। तो कहते हैं, जब से तू गांव में आया चमारड़ी में शरारत बहुत बढ़ गई है। पहले यही मोहल्ला था और यही लोग थे, लेकिन इनमें से कोई कान में डालने पर भी नहीं चुभता था, लेकिन जिस दिन से तू यहाँ पे आया रोज दंगा फिसाद होने लगा है। कभी सिर पुड़ता है, कभी कुछ। काली ने चौधरी की ओर भरपूर नजरों से देखा और दृढ़ स्वर में बोला, शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता था जब पानी सिर से गुजरने लगता है। ये सुन चौधरी को बहुत क्रोध आया, लेकिन छज्जू सा उसका हाथ दबाते हुए बोला, कालीदास बात क्या हुई, निक्कू का सिर कैसे पड़ गया। काली उत्तर देने लगा तो मंगू बीच में ही बोल पड़ा। छज्जू शाह ने उसे झिड़क दिया, चुप रहो, पहले उसकी बात सुनने दो, बाद में तुम अपनी सुनाना। काली ने पूरी कहानी सुनाई तो चौधरी ने घृणा भरे स्वर में कहा, इन कमीनों के दिमाग में जरूर कोई कीड़ा होगा जो उस जमीन के लिए लड़ रहे होंगे जिस पर इनका हक ही नहीं है। आदमी जायदाद के लिए झगड़ा करे तो कोई बात भी है। चौधरी जी, काली अपने आप को पूरे गांव का मालिक समझता है। मंगू ने आगे बढ़ते हुए कहा। काली तेजी स्वर में बोला, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी अपनी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। देखिए, मलबे के मालिक नाम से एक रचना भी है और ये कहता है कि मैं तो जिस जायदाद पे, क्योंकि ये तो बता ही दिया कि चमाडली में जितने लोग हैं उनका वो खुद का जमीन नहीं है, तभी इसका नाम भी है कि धरती धन ना अपना, यानी जो धरती है ये हमारा धन नहीं है, अपना नहीं है। तो कहता है कि मैं तो अपने को मलबे का मालिक समझता हूँ। तो फिर कहता है कि तू पूरे मलबे का भी मालिक नहीं है, ये मिट्टी जो है ये गांव की छप्पड़ की है। चौधरी का क्रोध बढ़ने लगा तो छज्जू सा ने फिर उसका हाथ दबा लिया और जो है बोला, काली अगर निक्कू झगड़े पर उतारू था तो तू चौधरी के पास जाता और अपने आप जबरदस्ती फैसला करने की कोशिश कोशिश क्यों किया। साज ही सवेरे ही बिल्कुल मान गया था, जिससे जी चाहे पूछ लो।
सच पूछो तो ये सारी शरारत मंगू की, इसने निक्कू को उकसाया, भड़काया और झगड़ा कर रखा। फिर उसे ईंटों के ढेर पर धक्का दे उसके सिर फोड़ दिया। ये झूठ है। निक्कू को गरीब और कमजोर समझकर यह उसका हक मार रहा था। मंगू ने सफाई दी। इस मोहल्ले में सभी गरीब हैं, मेरे कौन से हल चलते हैं? काली ने कहा। मंगू बहुत ऊंची आवाज में उत्तर देने लगा तो छज्जू साहब ने कानों पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला, मंगू आहिस्ता बोल, यहाँ सब कानों वाले खड़े हैं। फिर उसने चौधरी से कहा, निक्कू भी सिरफिरा है, अपना नफा नुकसान आप नहीं सोचता। निक्कू खाट पर पड़ कर आ रहा था, उसे विश्वास हो रहा था कि काली से उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेटे लेटे उसने चौधरी के पांव की ओर झुकते हुए कहा, चौधरी जी मैं मर गया, मेरा सिर फोड़ दिया। प्रीतो सब बच्चों को चौधरी के सामने खड़ा करके विलाप करने लगी। चौधरी जी अगर तेरी चमार को कुछ हो गया तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? चौधरी का नाम चुप रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सारे मामले में काली का बहुत कम कसूर नजर आ रहा था। वो वहां से चला जाना चाहता था लेकिन कोई फैसला किए बिना जाना असंभव था। वह बेजारी से बोला, शाह इन कमीनों को कैसे समझाए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। छज्जू शाह ने बाबे फत्तू को देखकर कहा, तू मोहल्ले के बुजुर्ग है, तू ही इन्हें अक्ल दे। बाबे फत्तू ने अपने हाथ की पतली सी लाठी जमीन पर रख दी और कानों को छूता हुआ बोला, शाह जी निक्कू को तो रब ही नहीं समझा सकता, मैंने इसे समझाना चाहा तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गया। बाकी रहा मंगू, अब मेरे साथ ऐसे बात करता है जैसे मैं 6 साल का छोकरा हूँ। इस मोहल्ले में शराफत नहीं रही। यहाँ अब मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पे लुच्चा ये सब चीज़ें चलने लगी है। बाबा पत्तू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि गली के मोड़ पर किसी की गाली देने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को पहचान छज्जू सा मुस्कुराता हुआ बोला, धड़म चौधरी आ रहा है, चलो हम चले, मुनासिफ आ गया है, चौधरी हरनाम ने कहा। एक पतला लंबा सा व्यक्ति हाथ में लाठी पकड़े हुए वहां पहुंचा तो लोगों ने तुरंत रास्ता दे दिया। उसने कमर के गिर्द गर्ज भर साफा लपेट रखा था और सिर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। घड़म चौधरी का असली नाम था नत्था सिंह। यहाँ पे जो दूसरा आता है, ये घड़म चौधरी, इसका असली नाम है नत्था सिंह। क्योंकि वो हर आदमी के काम में हस्तक्षेप करना अपना धर्म समझता था, इसलिए लोग उसे प्राय घड़म चौधरी के नाम से जानते थे। वो अपनी सब जमीन बेचकर खा चुका था। उसकी पत्नी विवाह के 2 साल बाद बे औलाद मर गई थी। नत्था सिंह को कानून और कचहरी दोनों का बहुत शौक था। काम हो या ना हो, हर दूसरे दिन कचहरी जरूर जाता था। झूठी सच्ची गवाहियां देकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह मुंहफट है और बुरी से बुरी बात करने में कभी संकोच नहीं करता। वह बूढ़ों में भी बैठता है और जवानों में भी बैठता है, चौधरियों में भी और कमीनों में भी। इसलिए गांव के बारे में सबसे ज्यादा खबर उसे ही रहती है। घड़म चौधरी को देखते ही प्रीतो धोत्तड़ मार कर रो पड़ी। चौधरी तेरे चमार को काली ने मार दिया। उसने कहा, कौन काली? घड़म चौधरी ने चारों ओर देखते हुए पूछा। माखे का लड़का, एक आवाज आई। घड़म चौधरी की जेल में एक तस्वीर उभी और उसकी जगह एक दूसरी तस्वीर ने ले ली। वह काली को पहचानता हुआ बोला, क्यों तूने ही इसका सिर फोड़ा? उसने निक्कू की ओर संकेत करते हुए पूछा। फिर चेतावनी देते हुए बोला, पता है इसमें दफा 303 लगती है, बहुत बड़ा जुर्म है, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। यह सुनवा खड़े लोगों के दिल दहल गए। घड़म चौधरी की कानून की सूझबूझ से किसी को इनकार नहीं था। वो बड़े वकीलों के कान कतरता था। वह फिर बोला, कैद भी मुशक्कत ही मिलती, जेल में लोहे की चक्की पीसनी पड़ती है। ये सुन ज्ञानों का सांस जहाँ था वहीं रह गया और वह ऊंची आवाज में बोली, निक्को का सिर काली ने नहीं मंगू ने फोड़ा है। इस आवाज को पहचानने के लिए कई लोगों की नजरें औरतों के जमघट की तरफ उठ गई। घड़म चौधरी ने आंख नचाते हुए कहा, यह बयान तो मौका के गवाह का मालूम पड़ता है। फिर उसने मंगू की ओर देखते हुए पूछा, तूने इसका सिर क्यों फोड़ा? उसने कहा, मैंने नहीं फोड़ा, इसका सिर फोड़ने वाला उधर थानेदार की तरह छाती ताने खड़ा है। मंगू ने काली की ओर इशारा करते हुए कहा। तो घड़म चौधरी को सारा किस्सा बताने के लिए छज्जू शाह ने कहना शुरू किया, चौधरी नत्था सिंह, बात यूं हुई तो चुप। उसने कहा, चुप रहे, बड़ा सफेद पोस बना फिरता है। घड़म चौधरी ने छज्जू शाह को छिड़क दिया। पहले मुझे दोनों फरीकों की बात सुनने दो। छज्जू शाह ने अपनी जेब मिटाने के लिए फिर बोला, चौधरी नत्था सिंह, मैं इनसे यही कह रहा था कि सुलह सफाई से काम लो। गलत बात है, सुलह सफाई से नहीं कानून से काम लेना चाहिए। वह छज्जू शाह की ओर घूर कर देखता हुआ बोला। छज्जू ने चौधरी हरनाम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चौधरी चलो यहाँ से चलते हैं। चौधरी नत्था सिंह आ गया, वो इनका फैसला खुद ही कर देगा, हम चलते हैं। उनके जाने के बाद घड़म चौधरी ने जमीन पर जोर से थूका और निकू की ओर देखते हुए पूछा, तू उसे बुनियाद खोदने से क्यों रोक रहा था? चौधरी, ये मेरी जमीन दबा रहा था, निकू ने रुधी हुई आवाज में कहा। जमीन दबा रहा था तो पटवारी के पास जाता, वो माफ कर देता तेरी जमीन को। सिर पर चादर बांध कर झगड़ा करने क्यों आया? बुलवा दो पटवारी को। तो उसने कहा, मेरे पास पटवारी की फीस के पैसे नहीं है। तो निक्कू ने सारा खेल ही चौपट कर दिया। उसने कहा, फीस मैं दे दूंगा, एक बार फैसला तो हो जाएगा। काली ने घड़म चौधरी को देखते हुए कहा,
वह 2 रुपए लेगा। उसने काली को ध्यान से देखते हुए कहा, जैसे उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोला, वैसे तो इस काम की कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर फीस ना दो तो पटवारी को कभी जरीब नहीं मिलती और कभी गाँव का नक्शा खो जाता है। काली ने हाँ में सिर हिलाया तो घड़म चौधरी ने जीतू को बुलाकर रौब से कहा, दौड़कर पटवारी को बुला लाओ, मेरा नाम लेना, हाँ उसे कह देना कि जरीब और गांव का नक्शा साथ ले आए। सब लोगों को पता था कि पटवारी इस काम का 1 रुपया लेता है, लेकिन घड़म चौधरी ने 2 मांगा। उसमें अपना हिस्सा भी उसने पक्का कर लिया। जीतू के जाने के बाद उसने जो है काली को कानून कानून समझाया, फिर वह कभी निक्कू को गालियां देना शुरू कर देता और कभी किसी से मजाक करने लगता। उसकी बात पर लोग हंस रहे थे और तनाव तेजी से कम हो रहा था। जीतू को अकेला ही आते देख घड़म चौधरी ने उत्सुकता से पूछा, पटवारी कहाँ है? चौधरी जी, वो तो मिला ही नहीं, उसकी चौकी पर तो ताला लगा हुआ है। लीलो रॉड के चौबारे में बैठा होगा, दौड़कर बुला लाओ। फिर वह पटवारी को गाली देते हुए बोला, साले से लीलो की हुई गिरदावरी खत्म नहीं होती। गांव का पटवार कैसे करेगा, बुरे कामों से हटता नहीं, फिर ताकत के लिए कुछ दिखाता है। औरतों ने शर्म के मारे मुंह परे कर लिए और मर्द हंसने लगे तो घड़म चौधरी भी मुस्कुराने लगा और आंख झपकाते हुए बोला, आदमी होशियार है, इस सफाई से गिरदावरी करता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन मेरे से कोई बात छिपी थोड़ी रहती। मैं तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता हूँ। घड़म चौधरी लोगों को मन बहलाने में व्यस्त था कि जीतू जरीब लेकर आ गया और उसे जमीन पर फेंकता हुआ बोला, पटवारी जी आ रहे हैं। जीतू ये सूचना पूरी तरह से भी नहीं दे पाया था कि नाक को दबाता हुआ धोती को संभालता हुआ पटवारी वहां आ पहुंचा। घड़म चौधरी उसे देखते ही ऊंचे स्वर में बोला, यहाँ लोग एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और तू उधर चौबारे में बैठा टांगों पर मालिश करवा रहा है। गांव के नक्शे में चमालेड़ी के माके के पुत्र काली के मकान का निशान देकर उसका रकबा निकाल। पटवारी ने नक्शे में काली के मकान का निशान और रकबा देखा और जरीब से मापकर बोला, काली की जमीन निक्कू की ओर आधा हाथ निकलता है। ये सुन घड़ंग चौधरी भड़क उठा और निक्कू को मोटी सी गाली दे उसने कहा, देख देखो तेरे बाप की तरफ जो है तेरी तरफ आधा जमीन निकलता है। अगर वो कचहरी में मुकदमा दायर कर देना तो तू तो अंदर हो जाएगा। बड़ा सुरमा बना फिरता है, सिर पर चादर बांध कर लड़ाई करने आया था। फिर काली से बोला, इसकी दीवार आधा हाथ चौड़ाई तक गिरा दो, अगर ये झगड़ा करे तो मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देना। काली ने जेब से 2 रुपए निकाले जो घड़म चौधरी ने आगे बढ़े उसके हाथ से ले लिए। उसने निक्कू की दीवार गिरा देने की एक बार फिर ताकीद की और पटवारी के साथ जो है वो वहां से चल पड़ा। मंगू पहले ही खिसक गया था। निक्कू भी कराता हुआ उठ गया। प्रीतो बच्चों को घसीटती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। धीरे धीरे बाकी लोग भी वहां से खिसकने लगे। सूर्यास्त तक वहां केवल काली और चाची रह गए थे। वह उदास था, चाची के पास जा बैठा। चाची की उखड़ी हुई सांस देकर उसकी उदासी और भी घनी होने लगी तो वह बुनियाद खोदने लगा। जब इस काम में भी दिल नहीं लगा तो चाची से परे हटकर जमीन पर ही बैठ गया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वह किन अरमानों के साथ गांव आया था। उसका जी चाहा कि वो वापस चला जाए, गांव से इतनी दूर कि वापस आने का ख्याल बस तड़प बनकर रह जाए। यानी वो देखिए इस गांव में आके इतना पस्त हो गया कि अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे लड़े, किससे क्या कहे। अब काली जो कि चौके पार बाजीगरों की कोठी की ओर जाने के लिए गली में आया था उसे ताई निहाली दिखी। उसने मैले पल्लू के नीचे कोई बर्तन छिपाया हुआ था और बहुत संभल कर कदम उठा रही थी। काली तेज कदम उठाता हुआ उसके बराबर आ गया और ऊंचे स्वर में बोला, ताई। वो चौंक गई और उन्होंने बर्तन की ओर मजबूती से उसको और पकड़ लिया। पल्लू की ओर संकेत करते हुए काली ने हंसते हुए पूछा, ताई इसमें क्या है, छिपा कर ले जा रही है? उसने कहा, नहीं काका, मुझे तो घी देके कई साल बीत गया है। बस ये समझो कि जब जीतू पैदा हुआ था तब आधा सेर घी आया था, मैं तो घी का रंग और स्वाद दोनों ही भूल गई। तो उसने कहा, लस्सी लाई हो? लस्सी? लस्सो भी क्या चिट्टा पानी है? कैसा जमाना आ गया, गाढ़ी लस्सी देते समय चौधरानियों के हाथ कांपने लगते हैं। अब तो गाढ़ी लस्सी भी नियामत नहीं होती। ताई ने बर्तन को पल्लू के नीचे से निकाल कर काली को दिखाते हुए कहा, तू तो चाय पीता है, तो तापी कहती थी कि तू लस्सी को मुंह नहीं लगाता। ताई ऐसी बात तो नहीं है, लस्सी मिले तो पीऊँ। जब मैं शहर में था तो रोज लस्सी पीता था, यहाँ मिलती ही नहीं। एक दो बार कोशिश हुई कि दूध मिल जाए, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। गांव में तो हर चीज़ भूख की सूरत में ही मिलती है और वह जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। सोचता हूँ कि मकान बन जाए तो छोटी मोटी गाय रख लूँ। काली ने उचक कर बर्तन के अंदर झाँकते हुए कहा, काका तू पैसे वाला है, तू चाहे तो हल भी बना सकता है। निहाली ने मिट्टी के बर्तन को फिर से पल्लू के नीचे हुए छिपाते हुए कहा। फिर काली को बताया, जीतू कई दिनों से कह रहा था कि उसके अंदर गर्मी पड़ गई है, नमक मिलाकर लस्सी पीने को कहता था। घर में नमक तो था लेकिन लस्सी नहीं थी। कल 10 घरों में गई लेकिन सबने यह कहकर टाल दिया कि गर्मी से डंगरों का दूध सूख गया। आज फत्तू चौधरी की घरवाली की 100 मिन्नतें की तो जो है उसने आधी कटोरी लस्सी दी।
काली उसके साथ-साथ चलता रहा तो ताई निहाली को संदेह हुआ कि कहीं वो उसके घर ही तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा हुआ तो जीतू के हिस्से में आधी लस्सी उसकी हो जाएगी। इस समय यह किसी दूसरे घर में जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जहाँ भी जाएगी उससे पूछा जाएगा वो लस्सी कहाँ से लाई। वो काली को अपने घर में आने से रोकने के लिए बोली, काका जीतू तेरे पास तो नहीं था? सवेरे मुँह अंधेरे ही निकल गया था, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, तू कहाँ जा रहा है? काली ने ताई के दिल की बात ताड़ ली और शरारत से मुस्कुराता हुआ वो बोला, मैं भी तो जीतू को ही देखने आया था, अगर वो घर पर नहीं है तो मैं बाजीगरों के पास हो जाता, छत के लिए सिरकियाँ बनवानी है। ताई निहाली के घर में प्रवेश करते ही खट से दरवाजा बंद कर लिया। जीतू के प्रति ताई निहाली के लाड प्यार के बारे में सोचता हुआ काली बाजीगरों के कोठे की ओर बढ़ गया। चौक के दूसरे किनारे के साथ साथ झंखाड़ में होता हुआ काली बाजीगरों के कोठे की ओर मुड़ गया। उसने कोठे बाकी गांव से अलग थलग थे, क्योंकि वहां पे बिल्ली, लोमड़ी, गीदड़ तक का मांस खा लेते थे। यूँ तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनसे परहेज करता था, पर पंडित संतराम तो उनकी परछाई तक से भी दूर रहता था। लेकिन गांव वालों ने उन्हें इसलिए बसने की आज्ञा दे रखी थी, क्योंकि वो मिट्टी के खिलौने बनाने और कलाबाजियाँ डालने के अलावा सिरकियाँ और तंद बनाते थे। खुशियाँ और उनका चाचा रोडा अपने कोठों के पास खड़े काली की ओर देख रहे थे। रोडे ने अपनी आंख पर हाथ की छतरी बना रखी थी। उसने खुशी से पूछा, कौन आ रहा है? मैंने इस गांव में इसे पहले कभी नहीं देखा। खुशी ने कोई उत्तर नहीं दिया और काली की ओर एकटक देखता हुआ पहचानने की कोशिश करने लगा। जब वह उनके निकट पहुंचा तो खुशियाँ प्रसन्नचित हो बोला, काली है? कौन काली? चमारों का काली। चमारों का काली? मैं समझा नहीं। वही जो गांव से भाग गया था, सुना है शहर से बहुत पैसा कमाकर गांव लौटा है, खुशी ने उत्तर दिया। बड़ा बाका जवान है। काली की ओर निरंतर देखता हुआ रोड़ा दो कदम आगे बढ़ गया। काली जब उनके बहुत पास आ गया तो खुशियाँ दौड़ पड़ा और उल्टी कलाबाजी लगा उसके सामने जा खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए पूछा, काली सुना, क्या हाल चाल है? तू सुना, मजे में हो कि नहीं? काली ने खुशी का हाथ पकड़ लिया और फिर रोडे की ओर बढ़ता हुआ बोला, बंदगी चाचा, बंदगी। रोडे ने भी काली का हालचाल पूछा। कुछ समय तक इधर उधर की बातें करने के बाद काली ने पूछा, खुशी आजकल सिरकियां बनाते हो या कोई और काम धंधा कर लिया? गांव में आज तक क्या कभी किसी का धंधा बदला है? सिरकियां नहीं बनाएंगे तो क्या हल चलाएंगे? तुम्हें सिरकियों की क्या जरूरत पड़ गई? रोडे ने पूछा। काली मकान बना रहा है, खुशी ने बताया। अच्छा, रोड़ा चक्की सा रह गया। पक्का मकान बना रहे हो ना? कच्चा पक्का ही समझो। कितनी छतें होंगी? एक जोड़ी की, एक कोठरी की और आधी रसोई की। कितने सहतीर डालोगे? तो उसने कहा, दो सहतीर जो है ड्योढ़ी पर, दो कोठरी पर, एक रसोई पर। चार कम 20 सिरकियाँ लगेंगी। रोडे ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा। दाम क्या होगा? जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। हम कौन से सेठ साहूकार हैं जो हिसाब किताब करेंगे? फिर भी कह जो दिया, जो मन चाहे दे देना। लोगों से 12 आने सिरकी लेते हैं, तेरे से 10 आने ले लेंगे, लेकिन सिरकियाँ बढ़िया दूंगा। रस्सी की जगह तंद से गांठूंगा। काली आखिरी कोठी के पास खेल रहे बच्चों को देखने लगा। खुशी का छोटा भाई बच्चों को कलाबाजियां सिखा रहा था। उसके हाथ में छड़ी थी और जिस बच्चे की कलाबाजी में कोई त्रुटि रह जाती तो उसे पीटता। उन्हें दिलचस्पी से देखता और काली ने पूछा, खुशी अभी कलाबाजी का काम करते हो या छोड़ दिया? तो उसने कहा, जब बाजी देखने वाले ही नहीं रहे तो बाजीगर कौन करेगा? बहुत जोखिम का काम है। हरामी को शौक है, एक दो बार चोट खाने के बाद इसका भी शौक उतर जाएगा। 8 साल पहले तो ये बलूंखड़ा बिल्ली का बच्चा सा था, लेकिन अब लड़का हो गया है, सोना जवान निकलेगा। काली ने इसकी ओर ध्यान से देखते हुए खुशी से पूछा, इसका नाम हरामी क्यों रखा है? तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला? वो तो चुप रहा, लेकिन रोड़ा हंस दिया। इसका बाप बचपन से ही इसे हरामी कहकर पुकारता था। एक तो इसलिए कि यह शुरू से ही जंगली बिल्ली की तरह शरारती था, दूसरा इसका रंग गोरा था। कहते हैं कि गोरा कमीन और काला ब्राह्मण दोनों हरामी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका यही नाम पड़ गया। अब जब कभी इसका किसी से भी झगड़ा हो जाता तो बहुत रोब से कहता है कि तूने हरामी के हाथ नहीं देखे हैं। कह रोडे ने एक बार फिर जोर से ठहाका मारा। काली जेब से 1 रुपए का नोट निकालते हुए बोला, चाचा ये लो बयाना, सिरकिया बनाने का, बाकी पैसे सिरकिया बनने पर दे दूंगा। ये क्या? क्या कोई बेतबारी है? खुशी ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ बात पक्की कर रहा हूँ। ये क्या कागज सा दे रहे हो? रोडे ने नोट को देखते हुए पूछा। क्या शहर में यही चलते हैं? हाँ, यही चलते हैं। अगर रुपए का ये हाल हो गया तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? रोडे ने हैरानी से कहा। फिर रुपया संभालने के लिए जल्दी से अपने कोठे की ओर मुड़ गया। काली चो पार करके मिस्त्री संत सिंह के तरखाने बढ़ई की दुकान की ओर चल दिया। तरखाना गांव के पश्चिम में पड़े रास्ते पर था। 2 कोठरियाँ थीं, उनमें से एक में उसका जो है तरखाना था और दूसरी में रिहाइश। सामने छोटी सी आंगन में जामुन का पेड़ था और संता सिंह प्राय इसी जामुन के नीचे जो है बैठकर अपने कामकाज करता था। और उसका ऊंचे मोहल्ले में अपना जो जद्दी मकान था, लेकिन अकेला होने के अड़ावत तरखाने में ही रहता था।
उसका मुख्य काम गाँव के जो काश्तकार थे उनके लिए जो है पंजाबी और कृषि संबंधी दूसरी औजारों के लिए लकड़ी के भाग बनाना और उनकी मरम्मत करना था। इसके लिए उसे प्रतिहल जो है रबी और खरीफ पर एक-एक मन अनाज मिलता था और राजगीरों के लिए वो अलग नगद पैसे लेता था। काली जब तरखाने में पहुंचा तो मिस्त्री संता सिंह जो थे यहाँ पे वो जब पहुंचता है तो मिस्त्री जो संता सिंह आंगन में खड़ा था और उसने घुटनों तक लंबा जो है तंग जो है कच्चा पहन रखा था यानी कच्छा पहन रखा था और सिर पर बसंती रंग का साफा। कोठरी को दीवार के साथ जल रहे चूल्हे पर तवा पड़ा था और पास ही उसके परौत में गूथा हुआ आटा रखा था। काली ने मिस्त्री को बंदगी की तो वह दाढ़ी के बालों को उंगली से साफ करता हुआ बोला, आ चमारड़ी के रोजे आ जा तू। काली मुस्कुरा दिया, मिस्त्री जी रोटी पकाने की तैयारी है। हाँ भाई, मेरी घरवाली तो है नहीं जो मेरे लिए रोटी पकाएगी, मुझे तो बनने अपने हाथ से ही यानी जलाना पड़ता है अपने हाथ को। मिस्त्री ने थोड़ा-सा आटा उठा के तवे के ऊपर रख दिया, उसका रंग पहले पीला हुआ काला पड़ा और फिर उसमें से धुआँ उठने लगा। उसने रोटी बेले, तवे पर डाल दी, रोटी की भाप उसकी उँगलियों को छू जाती तो हाथ को झटकता हुआ सी-सी करने लगता। एक बार उसके दाएँ हाथ पे ज़्यादा भाप लग गई तो वह उँगलियों को पानी में डुबोता हुआ बोला, "जो हाथ तेरी आरी और कुल्हाड़ा चलाने के लिए बने हैं, उसमें रोटी कैसे पकाई जा सकती है?" मिस्त्री से ज़ोर से ठहाका मारा। 6 रोटियाँ पकाकर मिस्त्री ने तवा नीचे उतार दिया, चूल्हे में जल रही लकड़ी राख में मुसल कर बुझा दी। उसमें से अभी तक धुआँ ही निकल रहा था। धुआँ उसकी आँखों में पड़ा तो वह उन्हें मलता हुआ बोला, ब्याह के बिना ज़िंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह ही है, जिनमें से सिर्फ़ धुआँ ही निकलता है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि जो ब्याह है उसके बिना ज़िंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह ही है, जिसमें से सिर्फ़ धुआँ ही निकलता रहता है। वो आँखों में आँसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुँचाता। उसने एक बार फिर जोर का ठहाका मारा और मिट्टी के मैले से बर्तन में से अचार निकाल कर रोटी पर रख दिया और लस्सी को गड़वी पास खींच बड़े-बड़े जो है मुँह में डालने लगा अपने। काली उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मिस्त्री क्यों रोज़ हाथ जलाते हो? शादी क्यों नहीं कर लेते? तरखाना भी भरा-भरा लगेगा। मिस्त्री ने लस्सी के घूँट के साथ रोटी की ग्राही गले से नीचे उतारी और मुँह भरकर गाली दी। मेरे लिए सारी दुनिया की लड़कियाँ और औरतें बहनें हैं या माँ हैं। वह लड़की शायद मर चुकी या पैदा ही नहीं जिसके साथ मेरा संयोग था। संता सिंह ने रोटी खा सामान ले समेटे और अंदर रख दिया। फिर जूता पहनता हुआ नंद सिंह चमार को गाली देकर बोला, पता नहीं जूते में कील गाड़ देता है, जब पहनो पाँव को ही काटता रहता है। तुम अपनी कसर कहीं और निकाल लेते हो, काली ने शरारत से कहा। फिर संता सिंह के कान के पास मुँह ले जाकर बोला, मिस्त्री जी तुम्हारा नंद सिंह की लड़की पासों के साथ क्या रिश्ता है? तो उससे पूछता है, संता सिंह से पूछता है कि मिस्त्री जी ये बताओ तुम्हारे जो नंद सिंह की लड़की पास है उससे क्या रिश्ता है? वह जो कुत्ते की कुतिया से होता है। अब वो कह रहा है कि वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है, काली रन यानी पत्नी वह जो अपनी ब्याहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उँगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जननी स्त्री तो मुँहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिलख जाए। संता सिंह ने आँख फैलाते हुए कहा। कुछ क्षणों तक मिस्त्री जो है जूते में पाँव को हिलाकर कील की चुभन से बचाने को यत्न कर रहा था, फिर दाढ़ी को कुचाते हुए काली से पूछा, सुनाओ इधर कैसे आना हुआ? मिस्त्री जी मेरा इरादा पक्का मकान बनाने का है, बुनियाद मैंने खोद ली है। अच्छा निक्कू के साथ तेरा ही झगड़ा हुआ था। मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उसने मुझे समझ में नहीं आया कि तेरा नाम ही काली है। सच बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना ही मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा तंज कसा गया है कि सच पूछो तो गांव में कुत्ते और जो चमार उनकी पहचान रखना भी मुश्किल है। संता सिंह ने हंसते हुए कहा, मिस्त्री जी क्या तुम्हारी नज़र में चमार और कुत्ते बराबर हैं? अब ये गुस्से में कह रहा। संता सिंह ने उसे क्रोध में देखा तो उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, मैं तो ठट्ठा कर रहा था, तू बुरा मान गया। गुस्से को थूक दे और ये बता कि इधर कैसे आना हुआ। काली को अपने क्रोध पर काबू पाने में कुछ समय लगा। वह अपने अंदर बल खाता रहा। जब मिस्त्री ने उसे कई बार विश्वास दिलाया कि उसके मुंह से ये बात सहज ही निकल गई तो काली उदास स्वर में बोला, मैं पक्का मकान बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, ज़रूर बनाओ, या तो तुम अपनी आप बना दो या फिर किसी और राज का पता बता दो, मैं ही बना दूंगा। दिहाड़ी के कितने पैसे लोगे? जो बाकी राज लेते हैं आजकल ₹1.25 ₹1.5 दिहाड़ी का चलता है। एक वक्त की चाय और रोटी के साथ मैं ₹1.25 ले लूँगा। ठीक है, कब से काम शुरू करेंगे? जब तुम कहो तो मैं तैयार हूँ। आजकल फुर्सत ही फुर्सत है, तरखाने का काम भी बंद है। उसने कहा, कल से शुरू कर दो। ठीक है, कल सवेरे आ जाऊंगा। गारा तैयार रखना, सवेरे ही ईंटों पर पानी छिड़क देना। संता सिंह काली की ओर ध्यान से देखने लगा। जब वो चलने लगा तो वह उसे रोकते हुए बोला, काली तेरे साथ एक बात करनी थी। काली रुक गया और संता सिंह की ओर देखने लगा। संता सिंह ने काली की आंखों में झांकते हुए कहा,
जैसे कि मैंने बताया है कि हम जहाँ रात का काम करते हैं, दोपहर की रोटी और शाम की चाय वहीं खाते हैं। तेरे घर में तो रोटी नहीं खा सकते, इसलिए तुम रोटी चाय के नकद पैसे अलग दे देना। 4 आने होंगे। काली बुझे हुए मन से तहखाने से बाहर निकला और बड़ी रास्ते की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए उसने साफ-साफ ये भी कह दिया कि हम सबके घर का खाते नहीं, लेकिन खाते नहीं तो उसका जो है पैसा जो होगा हमको जो है वो पैसे चुका देना। तो मतलब कि ये जो लोग थे ना ये किसी भी तरीके से छोड़ने वाले नहीं थे। और देखिए उपन्यास में बीच-बीच में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को दिखाया गया कि ये एहसास दिला ही देते थे कि वो कितने नीच जात के हैं, ये लोग कितने ऊँच जात के हैं। ये ऊँच-नीच जातिगत भेदभाव जो है आप कितने भी वो उस पे हो जाओ, लेकिन ये वो चीज़ को दिखा ही देते थे।